अभी मैं देख रहा था कि कार्यकर्ता प्रशिक्षण को लेकर के देश भर में मध्य प्रदेश के संगठन की तारीफ हो रही है। नंबर 1 पर आप रहे, तैयारी पूरी कर ली गई है, टीम आपने तैयार कर ली है। कैसे टीम तैयार की है और आने वाले समय में क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अब चूंकि आप पूरे देश में अभी से नज़र में आ गया है मध्य प्रदेश का संगठन कि बढ़िया काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लक्ष्य भी आपने बड़े रख लिए होंगे। किस तरह के लक्ष्य रखे हैं? अभी हमारा प्रशिक्षण वर्ग था, तो उसमें हमने 100% जिलों में हो, 100% मंडल में हो, जो केंद्र की हमारी अपेक्षा हो है कि लोग रात्रि विश्राम करें, कुछ हम नवाचार करें, तो हमारे सभी जिलों ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी केंद्र की टीम ने भी इसे सराहा। देश में कहाँ स्थान है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम मध्य प्रदेश ने प्रशिक्षण वर्गों में बहुत ही अच्छा काम किया है। आने वाले समय में और भी हमारे वर्ग होने, हमारा प्रयास रहेगा कि उसमें भी नवाचार हो। हमारे प्रशिक्षण से कार्यकर्ता कुछ सीख के जाए, कुछ प्रशिक्षण के बाद हमारी कार्य पद्धति, हमारी विचारधारा और सुदृढ़ हो, हम दैनिक जीवन में उसको अपने अंदर उतार सकें, इसका हमारा प्रयास है। नवाचारों के लिए जाने जाती है बीजेपी और आप लगातार नवाचार करते हैं। कुछ खास मध्य प्रदेश संगठन में कुछ नया होने जा रहा है जो बाकी के राज्यों के लिए नज़ीर बन पाए, मिसाल बन पाए? देखिए, हमने पहले प्रयास किया कि क्योंकि मैं खुद भी विधायक रहा और मैं तो एक जनजाति जिले से आता हूँ, तो हमारे यहाँ मंत्रियों से मिलने में लोग उनके बंगले पे या वल्लभ भवन में जाते हैं, जहाँ हर कार्यकर्ता का मिलना संभव नहीं है। तो हमने एक प्रयास किया कि हर महीने हर मंत्री अनिवार्य रूप से 2 घंटे कार्यालय में रहे, जिसकी जानकारी हम उस महीने के शुरू के दिन में ही कार्यकर्ताओं को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे और सब दूर दे देते हैं। और कहीं एक आध दिन कोई मंत्री की सूचना है, अलग बात है, मंत्री बैठते भी है, रिपोर्टिंग भी होती है और उन कार्यों का फॉलोअप भी होता है। ये हमारा प्रयोग बहुत ही सफल रहा और कार्यकर्ताओं में इसकी बहुत ही एक अच्छी प्रतिक्रिया है। दूसरा, हमने एक प्रयास किया कि हम संगठन के काम तो करें, लेकिन सेवा के भी काम में हम लोगों का दिल जीतने का काम करें। तो हमने एक चिकित्सा प्रकोष्ठ के सहयोग से हमने सहयोग सेल एक बनाया है। प्रदेश भर के ऐसे मरीज जिनको आयुष्मान का लाभ मिल रहा है या आयुष्मान का लाभ नहीं मिल रहा, वो भोपाल आते हैं, तो उनके परिजन को उस हॉस्पिटल में असेस करें, उनकी अगर मुख्यमंत्री सहायता में कहीं मदद करनी है तो मदद कर दें। उस हॉस्पिटल में हमारे कार्यकर्ता जाके वहाँ पे उनके बीच में अगर कोई बातचीत कराना है वो करा दें। तो क्योंकि मध्य प्रदेश एक जनजाति प्रदेश है, तो ऐसे जिलों से आने वाले कार्यकर्ता जो खुद ही परेशान रहते हैं उनकी परेशानी दूर करें। तो ये बड़ा काम भी हमने शुरू किया है। इसके अलावा जिले में भी हमारे मंत्री, हमारे स्थानीय विधायक, सांसद जिला कार्यालय में बैठे, उसका कैलेंडर बने। हमारे जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी अनिवार्य रूप से हर महीने जिले में जाए, उसकी भी हमने रचना बनाई, मोर्चों की भी रचना बनाई और हर महीने ये चीज़ रेगुलर हो। कई बार ये होता था कि मंडल की बैठक 6-6 महीने नहीं हुई, जिले की नहीं हुई, तो हमारे यहाँ ये चीज़ हमारे संगठन के क्रम में आ गया और लगातार हम ये सारे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें मध्य प्रदेश सफल है और हम और भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। बीच में कई घटनाएं हुई जब हमने देखा कि विधायक हो, सांसद हों या पदाधिकारी हों, मुखर हो जाते हैं, सार्वजनिक तौर पर इजहार कर देते हैं गुस्से का या कोई अपशब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, तुरंत आप तलब कर लेते हैं। उसके बाद जो पेशी होती है, हम तो उसको मीडिया की भाषा में पेशी कहते हैं, तो पेशी के बाद जब वो निकलते हैं तो उनके सुर बदल जाते हैं। तो ये आक्रोश को थामने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल आप करते हैं कि वो मीडिया के सामने कुछ कह रहे होते हैं और समझाते हैं, अनुशासन का डंडा दिखाते हैं? ऐसा क्या अंदर बैठक में आपके साथ होता है कि बाहर आकर के कहते हैं सब मामले खत्म हो गए? देखिए, कई बार जनप्रतिनिधियों के साथ में आम जनता का काम को लेके कई बार अत्यधिक दबाव रहता है, इसलिए कई बार उनसे कई चूक होती है और कई बार भावावेश में कुछ बोल जाते हैं, लेकिन वो नहीं बोलना चाहिए। अगर जैसे ही संगठन के नॉलेज पे मामला आता है, मुख्यमंत्री जी के नॉलेज पे आता है, तो हम उस व्यक्ति को बुलाते भी हैं, उसको समझाइश भी देते हैं, बातचीत भी करते हैं, उसका पक्ष भी सुनते हैं और उसके बाद उससे अनुरोध भी करते हैं, उसको आदेशित भी करते हैं, उसको बोलते भी हैं कि बाहर जाके
आपका परसेप्शन ये बनना चाहिए कि आपके द्वारा ये थोड़ी गलती हुई है, भविष्य में ऐसी चूक ना हो, और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, इस नाते हमारे लोग बात भी मानते हैं, और उस समय क्षणिक जो भूल हुई है उसका उन्हें प्रायश्चित भी रहता है, और वो उसके लिए सार्वजनिक रूप से अपनी बात को कहते भी हैं और मानते भी हैं। अब थोड़े पॉलिटिकल सवाल करते हैं। अभी हमने देखा कि पीएम ने अपील की मोदी जी ने कि तेल की बचत करनी है, डीजल की बचत करनी है, तो हमारे तमाम विधायक, सांसद, मंत्री, पदाधिकारी जो हैं कुछ दिनों के लिए वो छोटा काफिला करके गाड़ी चलाते नजर आए, और अभी पता चल रहा है कि वो वापस उसी ढर्रे पर लगभग आ गए हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि वो जो कोशिशें होती हैं, वो जो आह्वान होते हैं, वो जो पार्टी के दिशा निर्देश होते हैं, वो सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाते हैं ऐसे मामलों के लिए। क्योंकि मैं जानता हूँ हेमंत खंडेलवाल जी बिना काफिले के सालों से चल रहे हैं, उनको लगता ही नहीं है। जब वो विधायक थे तब भी चलते थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं तब भी वो वैसे ही चल रहे हैं। तो ये चीज़ जीवन शैली में कैसे आए? हर व्यक्ति तो हेमंत खंडेलवाल हो नहीं सकता। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप कि ये बोलने पर ना करें, बल्कि अपनी जीवन शैली में अपना लें, वो संस्कार बन जाए? देखिए, मोदी जी ने जैसे ही अपील की, 2-3 दिन लगा लोगों को उसे समझने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। 1-2 जगह नहीं हुआ तो सरकार ने भी और संगठन ने भी तुरंत कार्रवाई की, और लगातार हम लोगों को बोल रहे हैं कि इसका ख्याल रखिए कि छोटा काफिला रहे, आप अकेले चलें, आप जो जिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं सीधे वहाँ पहुँचे, स्वागत और बाकी चीज़ों पे कम आपका उस पर ध्यान रहे। लेकिन राजनीति का स्वरूप कुछ ऐसा है कि तड़क भड़क और दिखावा कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन जैसे ही संज्ञान में आता है उसे बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि आम कार्यकर्ता, आम जनप्रतिनिधि ने अपने आप को बदला है। कुछ जगह ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं, लेकिन जैसे ही संगठन के नॉलेज पे आती है हम उस पर संज्ञान भी लेते हैं, उन्हें हिदायत भी देते हैं और प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि सत्ता और संगठन का समन्वय, उसे आप कैसे देखते हैं? वो चल रहा है अच्छा सा, क्योंकि कार्यकर्ता कहीं और नहीं बोलता, वो आकर के संगठन को बताता है कि मेरा काम नहीं हो रहा या मेरे क्षेत्र के काम नहीं हो रहे हैं, और फिर आप लोगों के जरिए आप वो सूत्रधार होते हैं जो सत्ता के साथ समन्वय बैठाते हैं। और ये हर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि कार्यकर्ता को लगता है कि उसके काम नहीं हो पा रहे उसी की सरकार में। क्या आपको लगता है कि उस मामले में आपके 1 साल में कुछ बदलाव आया है? देखिए, सत्ता और संगठन एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों एक दूसरे में समा भी ना जाए लेकिन दूर भी ना जाए। इस सिद्धांत पे काम करना चाहिए। मेरा खुद का सोचना है कि हम सत्ता से दूर भी रहें, लेकिन समय समय पे हमें लगता है कि हमारे कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ, हमारे जनप्रतिनिधि का नहीं हुआ, तो उसको हमारे मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को वो बात संज्ञान में लाएं। उनकी कोई बात संगठन से है तो उनकी भी बात संगठन सुने, और इस तरह का सामंजस्य रहे कि सत्ता और संगठन दोनों साथ साथ चलें, दोनों एक दूसरे के पूरक बने, सहयोगी बने, और दोनों मिलके इस विचारधारा को, इस पार्टी को मजबूत करें। मोदी जी के 12 साल पूरे हुए, उसको आप कैसे देखते हैं कार्यकर्ता के तौर पर, और साथ ही साथ देश के नागरिक के तौर पर आप कैसे आकलन करते हैं मोदी सरकार के 12 सालों का? देखिए, मोदी जी के 12 साल में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत 11वें नंबर की इकोनॉमी था। उनके सामने चैलेंज था कि वो दुनिया के शिखर पे जाएं, आगे बढ़े, चाहे विदेश नीति हो, चाहे इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, या जीडीपी में ग्रोथ की बात हो। लेकिन मैं समझता हूँ एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री मोदी ही हो सकते हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों के साथ साथ पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा अगर देश दुनिया की टॉप इकोनॉमी भी बन गया लेकिन देश के करोड़ों लोगों का पक्का मकान नहीं रहा, उसके बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं रहा, उसके घर में चूल्हा नहीं जला, उसके घर में गैस नहीं हुई, उसके खुद का बैंक अकाउंट नहीं हुआ, उसके घर में बिजली नहीं हुई, उसके घर तक पानी का कनेक्शन नहीं हुआ, उस किसान का फसल बीमा नहीं हुआ, उसके घर में अगर कोई बीमार हो जाए और उसका इलाज नहीं हुआ, देश की अधिकतर 50% आबादी अगर इन अभाव में रह जाए और देश आगे बढ़ जाए तो ऐसे देश का कोई मतलब नहीं जो देश के हर नागरिक को साथ में ना लेके चल पाए।
मैं तो खुद ही ग्रामीण अंचल से आता हूँ। जब गांव में जाता हूँ तो मैं लोगों का कॉन्फिडेंस देखता हूँ कि साहब झोपड़ी में रहते थे, बच्चा हमारा जब स्कूल जाता था तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, आज जाता है तो उसका देखिए सीने से सिर ऊंचा होता है। हमारी बेटी, हमारी बहू जो घर में खाना बनाती है उसको कितना अच्छा लगता है। जब एक पोता अपने बाबा से बोलता था पहले कि बाबा तेरा बीमार होगा तो हम तुम्हारा इलाज कैसे कराएंगे, आज वही पोता बाबा से बोलता है कि बाबा मोदी का आयुष्मान कार्ड है और मेरा कंधा है, चिंता मत करो, चाहे तुम्हारा इलाज सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में, मैं कराऊंगा। तो ये एक जो बदलाव हुआ, मैं समझता हूँ कि मोदी जी का ही विजन था। शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा सामाजिक बदलाव इस देश में होने जा रहा है। बीजेपी संगठन हमेशा चुनाव की तैयारी करती है। एक चुनाव से पहले ही आप जीत चुके हैं, आप किसकी तैयारी है? अंतिम सवाल। सब बीजेपी में तो हम कई दल चुनाव के समय एक्टिव रहते हैं। हमारे किसी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए माइक हटा के, तो वो कहेगा साहब यहाँ तो रोज ही कार्यक्रम है, रोज ही पार्टी की बैठकें हैं, रोज ही काम है। तो हम तो हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं, संगठन को मजबूत करते रहते हैं। चुनाव चाहे आज हो चाहे 2 साल बाद हो, हम हमेशा तैयारी में रहते हैं। न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं। 1 साल आपके पूरे हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपके जो आने वाले जितने भी साल पार्टी आपको ये जिम्मेदारी देती है, 5, 10, 20 साल, इसी तरह नए कीर्तिमान रचिए, पार्टी के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और सिर्फ सबसे पहले जनता के लिए। बहुत शुक्रिया। आपने मुझे याद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से मेरी बात मेरे कार्यकर्ताओं तक और आम जनता तक जाएगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।